हाँ जी, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास. Yesterday our chapter number first, that was financial statements of the companies, that was in progress. And yesterday we have discussed the meaning of the financial statement of the companies and what were the financial year. और उसके बाद हमने जो वैल्यूज़ जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी वो हमने डिस्कस किया था. ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, characteristics of financial statement, characteristics of बैलेंस शीट, characteristics of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने किया था. और उसके बाद आज हम करेंगे कि आपका शेड्यूल थर्ड, आपका जो है कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल थर्ड, उसका पार्ट 1, उसमें आपके बैलेंस शीट का जो है वो एक फॉर्मेट दिया हुआ है. ये आपका जो है वर्टिकल फॉर्मेट है, वर्टिकल यानी जो सामने मैंने आपको बना रखा है ऐसा. तो इसमें आप जो है पहले हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं इसको दोबारा फिर डिस्कस कर रहा हूँ. तो आप सबसे पहले आप लिखोगे, ऊपर लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है, और यहाँ पर आप लिखोगे पार्टिकुलर्स, ये हो गया नोट नंबर, ये हो गया करंट ईयर और ये होगा प्रीवियस ईयर. ठीक है. तो आपका जो है बैलेंस शीट आप उसमें बनाते थे पार्टनरशिप में, वो इस प्रकार से यू बनाते थे, एसेट साइड ये, लायबिलिटी साइड ये, पर इसमें यू नहीं, अब ऊपर से नीचे होगा. तो ये आपकी लायबिलिटी साइड मैंने बनाई है, वो मैंने एसेट साइड बनाई ताकि हम डिस्कस कर सकें. तो आपकी इसके दो पार्ट हैं, एक तो लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड. तो पहला पार्ट ये है आपका लायबिलिटी साइड, इसका पूरा पार्ट का नाम है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. तो ये आपका है इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड. ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है. वो आपका जो पार्ट सेकंड है इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आता है, ये पार्ट सेकंड है एसेट साइड. इसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और उसका नाम है एसेट साइड. इसके आपके 4 पार्ट हैं, उसके आपके 2 पार्ट हैं. ठीक है. तो 4 पार्ट में आपका जो है आपका एस, उसके बाद में एस और एन और सी. ठीक है. एस एस एन सी, श्री नानक चंद, ऐसा मैंने आपको बताया था. तो ये याद करने का तरीका ही है, श्री नानक चंद, एस एस एन सी. ठीक है. ये है. अब इसमें ये वाला एस मैंने इसलिए नज़दीक लिखा है क्योंकि ये एस आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. तो एस फोर है आपका सबसे पहले एस एस एन सी में सबसे पहले एस, पहले एस का मतलब शेयर होल्डर फंड, पहले एस का मतलब है शेयर होल्डर फंड. पहले सबसे पहले शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड मीन से द इक्विटीज ऑफ ओनर्स और द मनी ऑफ द ओनर्स. जो ओनर्स का, जो मालिकों का जो पैसा बिजनेस में लगा है वो ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर फंड कहलाता है. जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व और सरप्लस हो गया. ठीक है. तो ये आपका जो है कहलाता है शेयर होल्डर फंड. और शेयर होल्डर के फंड के जो हैं इसके 3 पार्ट आपके पास में हैं. ठीक है. शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट हैं. वो पार्ट हैं एस, आर और एम. ठीक है. यानी शर्म के नाम से कर लें तो एस है एस फॉर शेयर कैपिटल, एस फॉर शेयर कैपिटल. ठीक है. आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. एम आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. एम आपके सिलेबस में नहीं है. और एम का मतलब होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. मैं वैसे लिख देता हूँ, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. हम जो है कई बार शेयर वारंट देते हैं, पैसा उनसे ले लेते हैं, शेयर बाद में देते हैं उनको. ठीक है. ये आपके काम की बात नहीं है. तो आपका जो है पहला एस है वो आपके पास में गया था आपका. मैं इसको जो है फर्स्ट बोल दूँ, इसको मैं सेकंड बोल दूँ, इसको मिटाना इसलिए सेकंड ना बोल दूँ, इसको सेकंड बोल दूँ, इसको थर्ड बोल दूँ. ठीक है. तो आपका जो है शेयर होल्डर फंड, द मनी विच बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स और विच मनी विच बिलोंग्स टू द ओनर्स, दैट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर फंड.
इट कंटेन्स शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपकी मैंने बताई थी वो आपकी एथोराइज कैपिटल, उसके बाद में थी इश्यूड कैपिटल, फिर थी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर उसके बाद में थी कॉल्ड अप कैपिटल, फिर थी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, फुल्ली कॉल्ड अप, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली कॉल्ड अप या नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, ये थी। और रिजर्व सरप्लस में आपके जितने भी रिजर्व थे वो आपके 7 प्रकार के रिजर्व जो थे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और आपका जो है जॉइंट उसका सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी फंड। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका कैपिटल रिजर्व। तो वो सारे के सारे रिजर्व सरप्लस में, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये सारे के सारे आपके रिजर्व सरप्लस में आते हैं। और ये वाला जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला एम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो पहले बना शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल में समझ ही गए, मैंने आपको बताया भी था और आगे डिस्कस भी करेंगे। रिजर्व सरप्लस में मैंने आपको बता दिया 7 प्रकार के हैं। उसके बाद में ये जो एस है, ये एस होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये है शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि मान लो हमने नवंबर के अंदर शेयर इशू किए थे और हमारे पास में एप्लीकेशन भी आ चुकी, उनके साथ पैसा आ गया। ठीक है, पैसा आने के बाद में हमने अब तक उनको शेयर अलॉट नहीं किए थे, और तब तक जो 31 मार्च आ गई और अब तक शेयर हमने अलॉट किए नहीं, पैसा हमारे पास पड़ा है। तो यानी इसका मतलब क्या बना, इसके बाद में कि मनी रिसीव्ड आगे, इसका मतलब ये बना कि आपका जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी तो आ गया, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता है। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका है एन, एन है नॉन करंट लायबिलिटीज। एन का मतलब हुआ, थोड़ा मुंह पर खिसका लूँ इसको क्योंकि जगह ने हमारे पास बच जाएगी। तो सेकंड आपके पास है एन नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब जो करंट नहीं है, करंट का मतलब विच इज पेबल विद इन 1 ईयर, एंड नॉन करंट मीन्स विच इज पेबल आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। तो इसमें आपकी मैंने जो बताई थी वो मैंने आपको बताई थी 4 प्रकार की, वो थी डोल, DOL। ठीक है, मैंने अपना एब्रिविएशन बना रखा, आप कैसे बना सकते हो। यहाँ पर डी है, डी फॉर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट आपके पास ये बना। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट का मतलब ये बना कि आपके पास भी इनकम टैक्स है। ठीक है, मान लो आपका इनकम टैक्स बनता है 1 करोड़ एंड यू हैव पेड 80 लाख, इट मीन्स 20 लाख इज नाउ रिमेन। तो ये आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। ठीक है जी, तो ये पहले आपकी होगी डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट भी नेट आता है, वो एसेट साइड में आएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास में जी ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आपके अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं तो वो आपके जो है इसके अंदर आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है उसके बाद में एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो आपका इसमें था एस एन सी, एस फॉर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, सेकंड था रिजर्व सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये बन गया डोल। ठीक है, अब सी आपके उसमें है, थर्ड नंबर पे है सी, यानी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये आपकी नॉन करंट थी। ठीक है, ये आपकी हो गई जी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में
आपके पास जो मैंने बोला था, आपको जो बताया था वो आपके पास में था जी, दैट वाज टोस। मैंने उसके लिए वर्ड बना रखा था, दैट वाज टोस, TOSS, TOS एंड S, ठीक है। T फॉर ट्रेड पेबल्स, T फॉर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल का मतलब आपके जो क्रेडिटर्स हैं या BP हैं उनसे है। O है, O फॉर अदर करंट लायबिलिटी, O फॉर अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। और उसके बाद में S है, S है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और S फॉर आपका जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये आपके पास में पूरी बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड हो गई जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका S&C, एस फॉर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। नॉन करंट में 2 लोग गया, D फॉर डेफर्ड टैक्स, O फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। C में टॉस है, TOSS, T फॉर ट्रेड पेबल्स, O फॉर अदर करंट लायबिलिटीज, और S फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और S फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है जी। तो ये आपकी होगी जी लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी एसेट साइड में, ठीक है। एसेट साइड में है आपके पास है FNDLO, ठीक है। तो सेकंड हो गई ये एसेट साइड, तो ये हो गया F, उसके बाद में NDLO, ठीक है। यानी आपके एसेट साइड में 2 चीज़ें थी, एक आपकी थी नॉन करंट और एक आपकी करंट, यानी आपकी जो है ये होगी नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हो गई थी आपका F यानी 1, N फिर 2, फिर ये D 3, फिर L ये 4 और ये 5, FNDLO, ये हमने वर्ड से बना दिए। F आपके पास में है जी, F स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स, F फॉर फिक्स्ड एसेट्स। F ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, मैंने कुछ जगह रखी हुई है। तो फिक्स्ड एसेट्स में आपके कौन कौन सी हैं? फिक्स्ड एसेट में आपके पास में टेंजिबल और इनटेंजिबल, हम 2 ही लेके चलते हैं, आपके सिलेबस में 2 ही हैं। आपका नंबर 1 है टेंजिबल, टेंजिबल, और सेकंड है इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल जिनको देख और छू नहीं सकते। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। इनटेंजिबल में है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, गुडविल, ये आपकी इनटेंजिबल में होंगी। उसके बाद में है एन, एन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एन फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो करंट नहीं है, मीन्स अप टू 6 मंथ, अप टू 12 मंथ्स, जो 6 या 12 महीने के अंदर वापस मिल जाएंगी, तो वो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई। डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, यहाँ पर आपका था लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एसेट, मीन्स if you paid the 1 crore rupees as a tax, but your liability is only 80 lakh, means 20 lakh you paid more, means that became your assets. Next is L, L for long term loans and advances, long term loans and advances। आपके लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को दे रखे हैं, वो लॉन्ग टर्म एडवांसेज एंड लोन है। वो है अदर नॉन करंट एसेट्स, ओ फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये होगा।
अब उसके बाद में ये हो गया था एन और नॉन करंट एसेट्स, दूसरा पार्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो है वो आपके 5 होंगे और उसको हम बोलेंगे टिस्को। तो वो आपके पास में बनता है टी आई एस, ये आपके इसमें 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। TISSCO तो देख लेंगे कोई गड़बड़ ना हो जाए। TISSCO 1 2 3 4 5 6। हाँ टिस्को, तो स्पेलिंग टिस्को वो सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो टी है, टी पर आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि आपके एसेट साइड है तो यहाँ पर ट्रेड पेबल्स थे तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स। टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स आपका डेटर्स हैं, बीआर हैं, जिनसे पैसा मिलना है, ट्रेड रिसीवेबल्स। आई है, आई फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का ना स्टॉक, आई फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का ना स्टॉक, जो आपका उसमें स्टॉक है वो है स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह, बाकी बाद की चीज़ें हैं। और नेक्स्ट आपके पास में जी एस, एस फॉर आपके पास में है एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आपका था लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। एक मिनट कहाँ पर था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो था करंट में था ना, करंट एसेट में, करंट लायबिलिटीज में है वो था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर होगी शॉर्ट टर्म एडवांसेस, क्योंकि हम बोरिंग करेंगे यहाँ पर एडवांस देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एस आपका था, वो एस किसके लिए डिनोट था, सी फॉर करंट, डबल सी था उसमें, डबल सी था, तो करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास में आ गई जी। ये आपके पास में था, सी था यहाँ पर, नोट एस, सी था करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ये डबल एस नहीं डबल सी था। और सी जो है आपके पास में हो गया जी, वो आपके पास में है सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और ओ जो है आपके पास में दैट इज अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ये आपके पास में हो गया, ठीक है। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड की है, ये आपकी एसेट साइड की है। हम एक बार जो है एसेट साइड को और रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हमें आगे चलेंगे। तो आपके जो एसेट साइड में है, देखो आपके एसेट साइड में दो हैं, नंबर एक है नॉन करंट, दूसरा करंट। नॉन करंट में FNDLO, एफ में दो हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट मीन्स विच कैन वी सी टच फील, ठीक है। इंटेंजिबल विच कैन नॉट फील और टच, ठीक है। तो जैसे लैंड बिल्डिंग है, सॉरी इंटेंजिबल में कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो है और नॉन करंट है, यानी करंट नहीं, यानी मोर देन 1 ईयर है। डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, आपने फालतू पेमेंट कर रखी टैक्स की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज आपने किसी को दे रखे हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स, इनकी सिवाय कुछ है और है तो। और करंट एसेट्स में ट्रेड पेबल्स है, इन्वेंट्री एंड स्टॉक है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज हैं, और करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और अदर करंट एसेट्स हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट है, जो एसेट और लायबिलिटी साइड। और जो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं वो आपके सिलेबस की नहीं है, वो बुक में भी ऐसे ही एज इट इज है, ठीक है जी। तो ये आपकी हो गई जी कंपनी की बैलेंस शीट। हाँ जी, एनीबॉडी हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, दे कैन आस्क मी। किसी को इससे रिलेटेड कोई चीज़ मेरे से पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। हम ये साथ साथ में जरूर लिखना होता है एज पर कंपनी एक्ट, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन दोनों ईयर की, ताकि जो है आपका जो यूज़र है वो इन दोनों को कंपेयर कर सके, इसलिए हम
करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों हम इसमें लेके चलते हैं, 1 ईयर का इसमें नहीं होगा। हाँ जी बोलिए। ये देखो ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी का आपके अंदर कोई पैसे मांगता है, कोई पैसे मांगता तो डेफर्ड टैक्स नेट का मतलब होता है चीज़ें घटा करके, कि आपने मान लो कि आपने जो टैक्स पे कर दिया था वो 80 लाख का, लायबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, 80 लाख का टैक्स आपने पे कर दिया गवर्नमेंट को। जब आपने पूरे साल की असेसमेंट की पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो आपका टैक्स बनता 1 करोड़। इसका अभी भी आपकी नेट लायबिलिटी 20 लाख की ओर बच गई, ठीक है, तो ये 20 लाख की लायबिलिटी बच गई। तो यानी यहाँ पर जो है ये आपकी नेट जो लायबिलिटी बची 20 लाख। अगर हम इसमें देखें वो आपके पास में है कि आपकी जो इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट्स, आपकी मान लो कि आपने एडवांस में पे कर दिया 1 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स, जब आपने असेसमेंट की तो आपकी लायबिलिटी निकली 80 लाख की, यानी आपने एडवांस पे कर दिया ज़्यादा, आपकी लायबिलिटी कम निकली। तो यहाँ पर आपकी 20 लाख जो है वो एक प्रकार से आपकी एसेट हो गई, ठीक है, तो 20 लाख आपने ज़्यादा कर दिया तो एसेट हो गई, यहाँ पर 20 लाख कम पे की तो आपकी लायबिलिटी हो गई, इसका मतलब ये था, ठीक है जी। हाँ जी, और कोई पॉइंट ऐसा पूछना है तो? हाँ जी, अगर नहीं है तो आप जो एक बुक में देख लो कि आपके जो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी बैलेंस शीट एंड फर्म बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। तो पहला क्या, फॉर्मेट एंड कंटेंट्स। आपका जो कंपनी बैलेंस शीट है वो आपका जो इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल ऑफ पार्ट 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बनता है, जबकि फर्म की यानी बैलेंस शीट पार्टनरशिप की है उसमें जो फॉर्मेट जो है वो कहता है कि देर इज नो स्टैट्यूटरी फॉर्मेट और प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स फॉर द बैलेंस शीट। वहाँ पर बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं है, आपके जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, आपके कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी बैलेंस शीट में आपकी प्रीवियस ईयर की फिगर भी उसमें रखनी पड़ती हैं जैसे इसमें रखा हुआ है, जबकि आपके पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की फिगर रखने का कोई रूल नहीं है, कोई रिवाज नहीं है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, तो इसमें किस प्रकार से रखते हैं, कंपनी बैलेंस शीट में जो है वो परफॉर्मेंस का ऑर्डर, यानी पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, वो एसेट में इसी प्रकार से एक सीरीज दे रखी है। पर आप पार्टनरशिप में कोई एसेट कहीं लिख दी, कोई कहीं लिख दी, कोई लायबिलिटी कहीं लिख दी, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि हार्डर टू लिक्विड या लिक्विड टू हार्डर, ऐसा कुछ आप रूल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल फॉर्म और हॉरिजॉन्टल, कंपनी बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल फॉर्म में है, आप देखो ये यूं है फिर ये यूं है, यानी सारी चीज़ें आपने यूं लिखी हुई हैं, उसमें जबकि यूं करके सिंपल है वो हॉरिजॉन्टल है, तो वो हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट आपका होता है। तो ये आपके दोनों के अंदर इसमें डिफरेंस था, ठीक है जी। अब इसके अलावा तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको ज़्यादा बता पाऊँ। तो आपकी कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कैपिटल आपकी एक अथोराइज कैपिटल जिससे कंपनी बनती है, दूसरी इशूड कैपिटल जितने आपने जो है बाजार के अंदर इशू कर दी थी, थर्ड आपके होता है सब्सक्राइब कैपिटल जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर ली थी, उसके 2 पार्ट हो गए थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, ठीक है, ये हो गए थे। और उसके बाद में आपकी एक और कैपिटल थी वो थी रिजर्व कैपिटल, वो हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं, तो उसका हमारा कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसके अंदर दे रखा है, तो उसमें केवल आपका जो रिजर्व सरप्लस उसके बारे में कुछ बोला हुआ है। अब क्योंकि मैं शुरू करूँगा तो ये एग्जाम्पल्स आपके दोनों पूरे नहीं हो पाएंगे, तो फिर हम मंडे जो इनको दोनों को करेंगे और मंडे के जो है फिर हम इससे आगे चलेंगे। आपके आंसर कैसे होंगे वो भी मंडे को बताएंगे, आंसर क्या पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, और मंडे जो आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या आना है हमने तो उसी हिसाब से करना है, हमने फालतू बातें नहीं करनी, और वो जब मंडे में आपको पूरा करवा दूंगा। और मंडे के बाद में फिर आगे जो है अगला जो चैप्टर सेकंड चैप्टर है वो तो बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें थ्योरी है सारी की सारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो वो जो आपका लगभग एक दिन में दूसरे दिन में कंप्लीट है ही है। फिर उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है वो थर्ड फोर्थ तक कोई खास दम नहीं है, यानी पहले 4 चैप्टरों का दम नहीं है। फिर 5वां चैप्टर है उसमें जो है रेशो एनालिसिस है वो थोड़ा सा है, और उसके बाद में छठे 7वें भी नहीं, फिर 8वें में है, ठीक है। 5वें और 8वें चैप्टर ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मंडे फिर मिलते हैं, तो मंडे